अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे फ्रॉम द चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। क्लियर है? आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। आज कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमें आपके साथ डिस्कस करना है? पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता कैसे है उसको हमें डिस्क्राइब करना है। और ब्रीफली हमें कुछ ड्रग्स को डिफाइन कर रहा है। ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है एंड कोका अल्कलॉइड्स है। ठीक है, उसके बाद हमें देखनी है डिफरेंस क्या है बिटवीन द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हमें डिफरेंस देखनी है बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। चलो हम डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का वो होता कैसे है। ठीक है, चलो अगर हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे एंटीबॉडी का, पहले हमें यह देखना है अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे इसको सिक्रेट कौन कर रहा है, एंटीबॉडीज कौन बना रहा है। एक सेल बना रही है जिनको हम नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम नाम देते हैं बी लिम्फोसाइट्स। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है ये कि ये एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं। उसके बाद ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये सुपेसिफिक होते हैं, सुपेसिफिक होते हैं फॉर सुपेसिफिक एंटीजन। ये जो एंटीबॉडी होती है ये सुपेसिफिक होती है किसके लिए, एंटीजन के लिए। अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं, अगर हम एंटीबॉडीज का जिक्र करेंगे, एंटीबॉडीज को हम 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी, अगर हम एंटीबॉडीज का जिक्र करेंगे इनको हम क्लासिफाई करते हैं 5 क्लासेस में। इसका ये मतलब नहीं है कि एंटीबॉडीज खाली 5 टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडीज करोड़ों टाइप्स के होते हैं, बट ब्रॉडली हम इनको क्लासिफाई करते हैं 5 क्लासेस में। इम्यूनोग्लोबिन जी है, इम्यूनोग्लोबिन ए है, इम्यूनोग्लोबिन एम है, इम्यूनोग्लोबिन ई है एंड इम्यूनोग्लोबिन डी है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज बनाई जाती है, बट हमें देखना क्या है, इसी स्ट्रक्चर देखना है एंटीबॉडी का। बट जब हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज जो होते हैं उनको हम ब्रॉडली 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती है, अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे एंटीबॉडीज का, वो होता है वाई शेप का। यहां पे हमने बोला कि एंटीबॉडीज को स्पेसिफिकली बनाया जाता है फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। हर एक एंटीजन के लिए हर एक एंटीबॉडी अलग अलग होती है, बट यहां पे हम ये बोलते हैं कि ये जो एंटीबॉडी होता है इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है। फिर स्पेसिफिसिटी इस एंटीबॉडी में आती कहां से है? अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, पहला पॉइंट, ये एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं और इनको हम और एक नाम देते हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन। इनको हम और एक नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबिन। जनरली अगर हम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखेंगे वो वाई शेप का होता है, बट ये एंटीबॉडीज बने किसके होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं और इनको हम और एक नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबिन। अब अगर इनका जनरल स्ट्रक्चर सारे एंटीबॉडीज का सेम होता है, फिर वो स्पेसिफिसिटी एक एंटीबॉडी में आती कहां से है? अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मैंने कहा कि जनरली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है। जनरली जो
एंटीबॉडी की शेप होती है वो वाई शेप की होती है, और इस एंटीबॉडी में दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें दो हैवी चेन्स पाई जाती है, दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है, और दो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती है। क्लियर है? अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है, बट यहां पे ऊपर हमने बोला है कि ये जो एंटीबॉडीज होती है ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। अब हमें वही देखना है कि वेरिएशन कहां पे होती है इस एंटीबॉडी में, स्पेसिफिसिटी कहां पे होती है इस एंटीबॉडी में। अगर हमने बोला कि जनरली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है, बट ऊपर हमने बोला कि ये स्पेसिफिक होती है, एंटीबॉडी को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक एंटीजन। अब हम वही स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में होता क्या है? एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, और दो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। इसका मतलब है यहां पे मैंने दो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स का मतलब ये है कि इनमें अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, और अगर लाइट चेन्स की मैं बात करूं इनमें अमीनो एसिड्स कम होंगे as compared to the heavy polypeptide chain। ये एक हैवी चेन है और ये दूसरी हैवी चेन है, ये एक लाइट चेन है और ये दूसरी लाइट चेन है। हैवी चेन का मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्यादा होंगे, और अगर मैं लाइट चेन की बात करूं इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होंगे? कम होंगे एज कंपेयर टू दिस हैवी चेन। क्लियर है? अब ये जुड़े होते हैं। अगर हम देखेंगे ये एक चेन, ये दूसरी चेन, ये लाइट चेन और ये लाइट चेन, ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जो हैवी चेन्स होती है, ये हैवी चेन इस हैवी चेन के साथ जुड़ी होती है एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। यहां पे ये लाइट चेन जुड़ी होती है किसके साथ? हैवी चेन के साथ। यहां पे ये लाइट चेन जुड़ी होती है इस हैवी चेन के साथ एक बॉन्ड के थ्रू, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। आपने अमीनो एसिड्स में पढ़ा होगा कि कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइक मिथाइनिन है, सिस्टाइन है, मिथाइनिन एंड सिस्टाइन, ये वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे हैवी चेन के बीच में दो सल्फाइड बॉन्ड्स बन जाती है, यहां पे दो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, यहां पे एक सल्फर होता है, यहां पे दूसरा सल्फर होता है और ये बॉन्ड बनाते हैं। यहां पे एक सल्फर होता है, यहां पे दूसरा सल्फर होता है और ये बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम सिंपली एक एंटीबॉडी की बात करेंगे, अगर हम एक एंटीबॉडी में हैवी चेन्स की बात करेंगे, उसमें दो हैवी चेन्स होते हैं और वो दो हैवी चेन्स जुड़े होते हैं आपस में एक बॉन्ड के थ्रू, और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सल्फाइड बॉन्ड। आपने नाम सुना होगा, आपने बायोमॉलिक्यूल्स में ये पढ़ा होगा कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी है, मिथाइनिन है, सिस्टीन है, ये वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं लाइट चेन और हैवी चेन की, अभी लाइट चेन फ्री है और ये हैवी चेन और लाइट चेन यहां पे भी बॉन्ड बनाती है, सल्फर बॉन्ड बनाती है, और ये लाइट चेन और हैवी चेन भी यहां पे बॉन्ड बनाती है, ये यहां पे सल्फाइड बॉन्ड बनाती है। ये बॉन्ड्स होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड और दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। एक एंटीबॉडी में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं? अगर हैवी चेन्स के बीच में हम देखेंगे ये दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अगर ये हम देखेंगे बिटवीन द लाइट चेन एंड द हैवी चेन एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। अगर हम यहां पे देखेंगे और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। क्लियर है?
मैंने कहा कि एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में दो हैवी चेन्स पाई जाती है, दो लाइट चेन्स पाई जाती है। दो हैवी चेन्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्यादा होता है और लाइट चेन्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम होता है। उसके बाद ये हैवी चेन्स आपस में जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। आपने सुना होगा कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइक मिथाइनिन है, सिस्टीन है, उनके बीच में बॉन्ड बनती है जिनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। और यही यहां पे भी होता है, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में बॉन्ड बन जाती है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यही यहां इस आर्म में भी होता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनती है बिटवीन द लाइट चेन एंड हैवी चेन। अब सिंपली एक अमीनो एसिड में अगर हम देखेंगे, एक एंटीबॉडी में अगर हम देखेंगे, दो हैवी चेन्स होती है और दो लाइट चेन्स होती है। लेकिन ये हैवी चेन्स और लाइट चेन्स आपस में जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं जिसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? अब यहां तक क्लियर है कि बट अब वेरिएशन कहां पे है? अगर हम इस एंटीबॉडी को देखेंगे, एंटीबॉडी को हम डिवाइड करते हैं दो रीजन्स में, एक होता है कांस्टेंट रीजन और एक होता है वेरिएबल रीजन। हमें यहां पे रीजन चाहिए पहले सुपेसिफिसिटी का। ये सुपेसिफिसिटी इस एंटीबॉडी में आती कहां से है? देखो, अगर मैं बात करूं इस एंटीबॉडी का, इसमें दो रीजन्स होते हैं और एक रीजन को हम नाम देते हैं ये एक एंटीबॉडी है, ये एक एंटीबॉडी है और ये क्या है? ये हैवी चेन है और ये क्या है? ये भी हैवी चेन है। हैवी चेन, क्लियर है? और ये क्या है? ये एक लाइट चेन है और ये क्या है? ये दूसरी लाइट चेन है। एक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन्स होती है और दो लाइट चेन्स होती है। यहां तक क्लियर है? ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। अगर हम अब देखेंगे इस हैवी चेन में, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। सपोज ये यहां पे सल्फर है, यहां पे सल्फर है, इन्होंने बॉन्ड बना दी बीच में, और ये एक सल्फर है, इन्होंने बॉन्ड बना दी बीच में। ठीक है, हैवी चेन्स के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनती है। हैवी चेन्स के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनती है। ये एक लाइट चेन है और ये दूसरी लाइट चेन है। यहां पे भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनती है। क्लियर है? ये एक हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। यहां पे भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनती है। क्लियर है? हैवी चेन्स के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनती है। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में बॉन्ड बनती है।
यहां पे एक बॉन्ड बनती है, यहां पे एक बॉन्ड बनती है, और इनको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। क्योंकि आपने पढ़ा होगा अमीनो एसिड्स में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मिथाइनिन है, सिस्टाइन है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। हैवी चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्यादा होता है और लाइट चेन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम होता है। वेट के बलबूते पे अगर हम देखेंगे, यहां पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्यादा होते हैं और यहां पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इसमें कम होते हैं। क्लियर है? बट अब हमें देखना है, ये जनरल स्ट्रक्चर अभी तक है, अब हमें देखना है वो स्पेसिफिसिटी आती कहां से एंटीबॉडी में, स्पेसिफिसिटी कहां से आती है एंटीबॉडी में। देखो मैंने कहा कि हम एंटीबॉडी को दो पार्ट्स या दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है वेरिएबल रीजन और दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन। एक होता है वेरिएबल रीजन और दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन। क्लियर है? जो वेरिएबल रीजन होता है ये वेरी करता है बिटवीन द अमीनो एसिड्स, और जो कांस्टेंट रीजन होता है ये ऑलमोस्ट सारे एंटीबॉडीज में सेम होता है, और जो वेरिएबल रीजन होता है वही एंटीबॉडीज में वेरी करता है। और ये जो वेरिएबल रीजन होता है इस एंटीबॉडी में, इस वेरिएबल रीजन को हम नाम क्या देते हैं? वेरिएबल रीजन को हम नाम देते हैं पैराटोप। पैराटोप और एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन पैराटोप, एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो वेरिएबल होता है उसको हम नाम देते हैं पैराटोप या एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहां पे देखो, यहां पे अगर कोई एंटीजन आया, वो एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ मिल जाता है, उस रीजन में जिसमें ये फंस जाता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं पैराटोप। ये एक पैराटोप है, ये दूसरा पैराटोप है। क्लियर है? अब ऐसा क्या होता है इसमें, ये डिवाइड करता है, ये वैरी करता है, ये वैरी करता है फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी। इसमें जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है वो डिफरेंट होती है। बाकी जितना भी इस रीजन को छोड़ के रीजन है, उस रीजन को हम नाम देते हैं कांस्टेंट रीजन। और कांस्टेंट रीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑलमोस्ट सेम होती है। अब कहां पे डिफरेंट होती है ये अब कहां पे ये सीक्वेंस अमीनो एसिड्स की डिफरेंट होती है, और उस रीजन को हम नाम देते हैं पैराटोप या एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब जो एंटीजन का पार्ट इसमें फंस जाता है, और उस पार्ट को हम एंटीजन वाले पार्ट को नाम देते हैं एपिटोप। उसको हम नाम देते हैं एपिटोप। वो पार्ट एंटीबॉडी का जिसमें एंटीजन फंस जाता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? पैराटोप या एंटीजन बाइंडिंग साइट, या वही वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो डिफरेंट होती है। अब जो एंटीजन इसमें फंस जाता है, जो एंटीजन आता है, एक एंटीजन यहां पे बाइंड होता है और एक एंटीजन यहां पे बाइंड होता है। वो एंटीजन का पार्ट जो इसमें फंस जाता है इस पैराटोप में, उस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं? दैट इज एपिटोप। जो हेड या एंटीजन का पार्ट इस पैराटोप में फंस जाता है उसको हम नाम देते हैं एपिटोप। पैराटोप हम एंटीबॉडी को बोलते हैं, बट एपिटोप वो रीजन होता है जो इस पैराटोप में फंस जाता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं एपिटोप। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि एंटीबॉडीज, एक एंटीबॉडी जो होती है वो कितने एंटीजन्स को लेके चल सकती है। एक एंटीजन इस आर्म पे बैठ सकता है, एक एंटीजन इस आर्म पे फंस सकता है,
और जब ये एंटीजन एक यहां पे फंसा और ये यहां पे फंसा है, ठीक है। अब मुझे आप बता, अब इस कांस्टेंट रीजन की फंक्शन है क्या? देखो कांस्टेंट रीजन की अगर हम बात करेंगे, इसको हम और एक नाम देते हैं एफसी रीजन या क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये करता क्या है, जब एक एंटीजन इस पे अटैच हुए हैं, दो एंटीजन एक एंटीबॉडी के साथ अटैच हुए हैं, उसके बाद ये एंटीबॉडी या कांस्टेंट रीजन मैक्रोफेज को ढूंढ रहा है, उसके बाद ये माइक्रोफेजेस के साथ बाइंड होता है और माइक्रोफेज क्या करती है, इस एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को एनगल्फ करता है। क्लियर है? ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आपके जो आपका क्वेश्चन है वो खाली है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, वहां पे क्लासेस नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। आपको बस यही लिखना है। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो अगर एंटीबॉडी की हम बात करेंगे, पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एंटीबॉडी को रिलीज कौन कर रहा है। ये तो पता ही है, बी लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने जो बोला, ये स्पेसिफिक होते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के लिए वर्क करती है। उसके बाद ये जो एंटीबॉडीज होती है, इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 5 क्लासेस में। इम्यूनोग्लोबिन जी है, इम्यूनोग्लोबिन ए है, इम्यूनोग्लोबिन एम है, ई एंड डी है। और इनका जो नेचर होता है, ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के। इनको हम और एक नाम देते हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन। और जो जनरली अगर हम देखेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप का होता है। क्लियर है? उसके बाद हमने यही देखा कि इसमें 4 चेन्स पाई जाती है। 2 पॉलीपेप्टाइड हैवी चेन्स होती है और 2 पॉलीपेप्टाइड लाइट चेन्स होती है। अगर मैं हैवी चेन्स की बात करूं, खुद बताता है कि मुझ में अमीनो एसिड ज्यादा है एज कंपेयर टू द लाइट चेन्स। अगर हम लाइट चेन्स में देखेंगे, उनमें अमीनो एसिड्स कम है। उसके बाद ये जो हैवी चेन्स होते हैं, ये जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। और हैवी चेन्स के बीच में, खाली हैवी चेन्स के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और हैवी चेन और लाइट चेन्स के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती है। यहां से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है और यहां से एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होती है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनती कैसे? क्योंकि आपने पढ़ा होगा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स लाइक मिथाइनिन है, सिस्टीन है। उसके बाद ये जो एंटीबॉडी होते हैं, इसमें 2 रीजन्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन और दूसरे को हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन, अगर हम कांस्टेंट रीजन की बात करेंगे, वो ऑलमोस्ट सारे एंटीबॉडीज में सेम होता है और अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंस होती है उनमें वो ऑलमोस्ट सेम होती है सारे एंटीबॉडीज में। बट अब वेरी कौन सा रीजन कर रहा है? जो रीजन वेरी कर रहा है उस रीजन को हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं, या उस रीजन को हम पैराटोप बोलते हैं, या उसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। वहां पे होता क्या है, एंटीजन का हेड या एंटीजन आके फंस जाता है लाइक लॉक एंड की उसी पैराटोप में। वो रीजन एंटीजन का जो इस पैराटोप में फंस जाता है, उसको हम नाम देते हैं एपिटोप। और वो रीजन एंटीबॉडी का जो इस एंटीजन को कैच कर रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं, दैट इज पैराटोप। क्लियर है? और एक क्वेश्चन जो यहां पे बनता है कि एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन्स को लेके चल सकती है? 2 एंटीजन उसको लेके चल सकती है, एक एंटीजन इस आर्म में और एक एंटीजन इस आर्म में। क्लियर है? ये था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन ब्रीफली ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। देखो अगर हम पहले देखेंगे ये ड्रग एडिक्शन होता क्या है, हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ओपियोइड्स को, कोका अल्कलॉइड्स को और कैनाबिनॉइड्स को। क्लियर है? अगर हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, पहले एडिक्शन होती क्या है। अगर हम देखेंगे ये एडिक्शन, जो हम यहां पे ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे, ये एडिक्शन होती क्या है। अगर किसी इंसान की बॉडी चाहती है, अगर किसी इंसान की बॉडी केमिकल्स को चाहती है अपनी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी चाहती है केमिकल्स बॉडी के अंदर, वो पर्सन उन केमिकल्स पे डिपेंड है, डिपेंडेंट है, और इसी को हम नाम देते हैं एडिक्शन।
इसी को हम नाम देते हैं एडिक्शन। क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि मेरे बॉडी में कॉन्स्टेंटली ये केमिकल, पर्टिकुलरली ये केमिकल रहे, और आप चाहते, आप इस पे डिपेंडेंट हो, उसी टर्म को हम नाम देते हैं एडिक्शन। हम यहां पे ड्रग एडिक्शन की ही बात करेंगे। अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअसली चाहता है कि ये जो केमिकल है इसको कंटिन्यूअसली चाहता है, इस पे डिपेंडेंट है, उसी टर्म को हम नाम देते हैं एडिक्शन। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही इसको अब्यूज करते हैं। कुछ जो ड्रग्स होते हैं उनकी मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है। लाइक एक ड्रग है जिसको हम नाम देते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? ये एक सिडेटिव है। सिडेटिव का मतलब क्या है? ये पेन रिलीवर है। ये पेन रिलीवर है। आफ्टर सर्जरी हम पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन क्या है? ये एक पेन रिलीवर है। अब इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है। बट अब अगर कोई अदर देन मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज। क्लियर है? बट हमारा टॉपिक क्या है? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड्स। पहले आपको ये एडिक्शन पता होनी चाहिए कि एडिक्शन है क्या। अगर कोई बंदा कंटिन्यूअसली केमिकल, आप कोई केमिकल अपने बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली चाह रहा है, उस केमिकल पे वो डिपेंडेंट है, उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। अब अगर हम देखेंगे, इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस भी होती है। इन ड्रग्स की मेडिकल सिग्निफिकेंस भी होती है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या है? एक सीडेटिव है, एक पेन रिलीवर है। इसको आफ्टर सर्जरी दिया जाता है ताकि थोड़ा उसको राहत मिले, किसमें? पेन में। उसके बाद हम इन ड्रग्स को 4 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स, स्टूमुलेंट्स एंड कैनाबिनॉइड्स, या हम लिखेंगे हेलोसिनोजेंस। क्लियर है? ट्रैंकुलाइजर्स, ओपियोइड्स, स्टूमुलेंट्स एंड हेलोसिनोजेंस। देखो, अगर हम पहले देखेंगे ट्रैंकुलाइजर और ओपियोइड्स को देखेंगे, ये करते क्या है? ये सप्रेस करते हैं। ट्रैंकुलाइजर और ओपियोइड्स जो होते हैं ये सप्रेस करते हैं, किसको? ये सप्रेस या हम कहेंगे डिप्रेस करते हैं सीएनएस को, और इसकी वजह से क्या आती है? कामनेस आती है। दोनों को मिला के मैंने बोला, ट्रैंकुलाइजर और ओपियोइड्स जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। उसकी वजह से क्या आती है? कामनेस आती है। बट हमें यहां पे ब्रीफली डिफाइन करना है ओपियोइड्स को। ठीक है? पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रैंकुलाइजर और ओपियोइड्स में हम क्या करते हैं। जो ही इनको लिया जाता है उसकी वजह से सीएनएस जो होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो सप्रेस होता है और उसकी वजह से कामनेस आती है। अगर हम ओपियोइड्स की बात करेंगे, ओपियोइड्स को हम एक प्लांट से हासिल करते हैं। उस प्लांट का नाम है पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट, और जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरम। क्लियर है? ओपियोइड्स जो होते हैं उनको हम कहां से हासिल करते हैं? एक प्लांट से हासिल करते हैं जिसको हम पॉपी प्लांट बोलते हैं। लेकिन पॉपी प्लांट के किस हिस्से से उनको हम हासिल करते हैं? दैट इज लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। अब इसके रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन सीएनएस, रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं वो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में।
क्लियर है? कहां से पहले हासिल करते हैं? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। उसके बाद रिसेप्टर्स इसके कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स है, एक है मॉर्फिन और दूसरी है हीरोइन। हीरोइन। अगर मॉर्फिन की बात करेंगे, मॉर्फिन सिंपली होता है, कहां से हम ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट कहां से हासिल करते हैं? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। उसके बाद जो हीरोइन है इसको हम कहां से हासिल करते हैं? हम कुछ मॉडिफिकेशन इसी मॉर्फिन में करते हैं। मॉर्फिन में हम क्या मॉडिफिकेशन करते हैं? हम इसी मॉर्फिन की डाई एसिटाइलेशन करते हैं। मॉर्फिन की हम डाई एसिटाइलेशन करते हैं और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हेरोइन। हेरोइन है क्या? अब डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। क्लियर है? मॉर्फिन को हम सिंपली ऑब्टेन कहां से करते हैं? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। बट अगर हम हीरोइन की बात करेंगे, हीरोइन को हम कहां से हासिल करते हैं? हम मॉडिफिकेशंस करते हैं किसमें? इसी मॉर्फिन में। हम डाई एसिटाइलेशन करते हैं इसी मॉर्फिन में और यही डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन को हम नाम देते हैं हीरोइन। और हीरोइन को हम कॉमनली नाम देते हैं स्मैक। हेरोइन जो होता है इसको हम कॉमनली नाम देते हैं सुमैक। अब अगर हम हेरोइन की बात करेंगे, ये क्रिस्टलाइन व्हाइट होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस बिटर सब्सटेंस। क्लियर है? ये जो इसको हम कॉमनली स्मैक नाम देते हैं, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस बिटर सब्सटेंस होता है। क्लियर है? उसके बाद हम अब इसको कैसे लेते हैं? इन चीजों को हम अब कैसे लेते हैं? एक हम इनको इंट्रावीनसली ले रहे हैं, इंट्रावीनसली, और हम इनको स्नॉटेड फॉर्म में लेते हैं। स्नॉटेड मीन सूंघना। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछेगा अब हम इन ड्रग्स को कैसे ले रहे हैं, जो ओपियाइड्स होते हैं अब इनको हम कैसे ले रहे हैं, एक हम इनको इंट्रावीनसली ले रहे हैं और दूसरा इनको हम स्नॉटेड फॉर्म में ले रहे हैं। अब फंक्शन है क्या इस ओपियाइड की? अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, पहली फंक्शन जो मैंने आपको बोला कि ये सप्रेस करता है, किसको? सप्रेस सीएनएस को करता है, जिसकी वजह से कॉमनेस आती है। या इसकी वजह से और एक फंक्शन इसकी क्या है, दैट इज इफोरिया। इफोरिया का मतलब ये है कि टेम्पोररी हैप्पीनेस, हमें फीलिंग आती है किसकी? हैप्पीनेस की। ये था ओपियोइड। ओपियोइड पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, किस प्लांट से हासिल करते हैं? लेटेक्स जो पॉपी प्लांट का होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमिनिफॉर्म, उससे हासिल करते हैं। उसके बाद रिसेप्टर्स इसके कहां पे लोकेट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मॉर्फिन है और हेरोइन है। और मॉर्फिन जो होता है इसको हम डायरेक्टली ऑब्टेन कहां से करते हैं? फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। और हेरोइन क्या है? वो मॉडिफिकेशन हुई होती है किस में? इसी मॉर्फिन में। हम मॉर्फिन में डाई एस्टाइलेशन करते हैं और जो डाई एस्टाइलेटेड फॉर्म होती है मॉर्फिन की,
उसी को हम नाम देते हैं हेरोइन। और जो हेरोइन होता है उसको हम कॉमनली सुमैक नाम देते हैं। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है। उसके बाद अब फंक्शन क्या है इसकी, या हम इसको कैसे ले रहे हैं, इस ओपियोइड्स को हम इसको इंट्रावीनसली ले रहे हैं या स्नॉटेड फॉर्म में ले रहे हैं, सूंघते हैं इसको। उसके बाद फंक्शन क्या है, ये सप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसकी वजह से कामनेस आती है, या इसकी वजह से टेम्पोररी हमें फील हो रहा है हैप्पीनेस का, जिसको हम नाम देते हैं इफोरिया। क्लियर है? ब्रीफली डिफाइन करना है, ब्रीफली किया मैंने, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है ओपियोइड्स, मैंने किया आपके साथ डिस्कस, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स। अब हम देखेंगे कोका अल्कलॉइड्स पहले। कोका अल्कलॉइड क्या है? कोका अल्कलॉइड एक स्टूमुलेंट है। क्लियर है? या इसको हम और एक नाम देते हैं कोकेन। कोका अल्कलॉइड या कोकेन क्या है? ये एक स्टूमुलेंट है। पहले आपको याद रखना है कि ये कोका अल्कलॉइड क्या है। कोका अल्कलॉइड एक स्टूमुलेंट है। कोका अल्कलॉइड कोका अल्कलॉइड क्या है? ये एक स्टूमुलेंट है। और कहां से हासिल करते हैं हम इस कोका अल्कलॉइड को, या जिसको हमने दूसरा नाम दिया है कोकीन? इसको हम एक प्लांट से हासिल करते हैं, जिस प्लांट का नाम है इरिथ्रो जाइलम कोका। और ये प्लांट कहां पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका। क्लियर है? कहां पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कोका अल्कलॉइड या जिसको हम कोकेन भी नाम देते हैं, ये कहां पे पाया जाता है? इसको पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ये प्लांट पाया जाता है जिस प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका और कोका प्लांट। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इरिथ्रोजाइलम कोका। और कहां पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब इस कोका अल्कलॉइड या कोकीन को हम कॉमनली क्या नाम देते हैं? इसको हम कॉमनली कोक नाम देते हैं, इसको हम कॉमनली क्रैक नाम देते हैं। कॉमनली हम इसको कोक कहते हैं या कॉमनली हम इसको क्रैक बोलते हैं। क्लियर है? दो टर्म्स हैं। एक कॉमनली हम इसको कोक बोलते हैं या इसको हम कॉमनली क्रैक बोलते हैं। प्लांट किस प्लांट से हासिल करते हैं? इरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट, जो कहां पे पाया जाता है? जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब याद रखना, ये प्लांट करता क्या है? ये जो कोका अल्कलॉइड है या कोकेन जो है, ये करता क्या है? ये एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। वो सेंट्रल नर्वस, जब हम ओपियोइड्स या ट्रैंकुलाइजर्स की बात करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, उसकी वजह से कामनेस होती है। अब अगर हम इस कोका अल्कलॉइड की बात करेंगे या कोकेन की बात करेंगे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है, इसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है, इसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, बंदा स्लीपलेस होता है, नींद नहीं आती है जब हम यूज क्या करते हैं? ये कोका अल्कलॉइड। अब अगर एक्सेसिव डोज, एक्सेस में लेंगे इस कोका को, अब अगर एक्सेसिव डोजेज होगी
इसकी उसकी वजह से क्या होती है, हेलोसिनेशन होती है। हेलोसिनेशन क्या है आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी कैनाबिनॉइड्स में अगर हम ज्यादा होगा उसकी वजह से हेलोसिनेशन होती है। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो कोका अल्कलॉइड है ये इंटरफियर कर रहा है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम डोप एमाइन बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे डोप एमाइन क्या करता है, इस डोप एमाइन की वजह से हमें हैप्पीनेस फील होती है। अगर साइनेप्सिस पे ज्यादा देर तक ये रहेगा उसकी वजह से हैप्पीनेस फील होती है। और ये इंटरफेयर करता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर डोप एमाइन की न्यूरोट्रांसमीटर जो डोप एमाइन है उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है बिटवीन द जंक्शन या साइनेप्सिस पे। जितनी देर तक आपको ये डोप एमाइन रोक के रखेगा, जितनी देर तक वहां पे डोपामाइन रहेगा उतनी देर तक आपको हैप्पीनेस मिलती जाएगी। क्लियर है? ये था दूसरा, दैट इज कोका अल्कलॉइड। पहला पॉइंट ये एक स्टूमुलेंट है, स्टूमुलेंट। दूसरा पॉइंट इसको हम किस प्लांट से हासिल करते हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट से हासिल करते हैं। और ये प्लांट कहां पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और इसका कॉमन नेम क्या है, कोक है या क्रैक है। और ये क्या करता है, ये एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसकी फंक्शन क्या है, एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है, ये एनर्जी को इंक्रीज करता है, ये एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से नींद नहीं आती है। क्लियर है? और एक फंक्शन दैट इज इफोरिया इसकी वजह से भी होता है। इफोरिया का मतलब क्या है, फीलिंग, टेम्पोरेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसको हम इफोरिया बोलते हैं। अब अगर हम ज्यादा लेंगे, इसको एक्सेसिव डोजेज में लेंगे, ज्यादा लेंगे इस कोका अल्कलॉइड को या कोकेन को, उसकी वजह से क्या होती है, हेलोसिनेशन होती है। और ये इंटरफियर करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम डोपामाइन बोलते हैं। जितने देर तक जंक्शन पे, जितने देर तक साइनेप्सिस पे, साइनेप्सिस क्या है, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, जितने देर तक वहां पे डोपामाइन रहेगा उतने देर तक आपको हैप्पीनेस फील होगा। और ये रोक के कौन रखता है इसको, इसी कोका अल्कलॉइड या जिसको हम कोकेन बोलते हैं। क्लियर है? अब तीसरा क्या है, दैट इज कैनाबिनॉइड। तीसरा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स किस में फॉल करता है, दैट इज हेलोसिनोजेंस। कैनाबिनॉइड क्या है, एक हेलोसिनोजन है। अगर मैं इन कैनाबिनॉइड्स की बात करूं, अगर हम कैनाबिनॉइड्स की बात करेंगे, पहले हेलोसिनेशन है क्या, रियलिटी से डिस्टॉर्ट होना। सपोज मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जो ये हेलोसिनेशन होती है, जिसको हेलोसिनेशन होती है, हम कलर को देख पाते हैं और साउंड को सुन पाते हैं। और जिसमें ये हेलोसिनेशन होती है वो बोलता है कि मैं कलर को सुन पाता हूं और साउंड उसको देख पा रहा हूं। और उसी को हम सिंपली हेलोसिनेशन बोलते हैं। डिस्टॉर्ट होना है या डिस्टर्ब होना है फ्रॉम द रियलिटी। रियलिटी में जो है ही नहीं उसको वही दिख रहा है। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कलर्स को सुनेंगे और आवाज को देखेंगे। क्लियर है? रियलिटी से भागना या डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब होना है फ्रॉम द रियलिटी। अब ये कैनाबिनॉइड्स क्या है, कैनाबिनॉइड्स को हम एक प्लांट से हासिल करते हैं जिसका नाम है कैनाबिस, कैनाबिस सैटिवा। चलो नाइस स्लाइड पे आते हैं। कैनाबिनॉइड कैनाबिनॉइड्स कहां से हम हासिल करते हैं, एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है कैनाबिस सैटिवा। और हम इसी कैनाबिस सैटिवा के किस पार्ट से इसको हासिल करते हैं, लीव्स
एंड टॉप ऑफ फ्लावर। ये बनता कैसे है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लीव्स एंड टॉप ऑफ फ्लावर, या जिसको हम सिंपल इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्लियर है? किस किस की कॉम्बिनेशन की वजह से हम इन कैनाबिनॉइड्स को बना सकते हैं? कहां से हासिल कर सकते हैं? एक प्लांट से हासिल करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कैनाबिस सैटिवा। और क्या होता है इसमें? कॉम्बिनेशन होती है लीव्स की एंड टॉप ऑफ फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस की। क्लियर है? अब इसकी फंक्शन है क्या? पहले हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें एग्जांपल कौन कौन है? पहला है चरस, गांजा, हशीश, मैरीवाना। ये एग्जाम्पल है कैनाबिनॉइड्स के। कहां से हासिल करते? एक प्लांट से, कैनाबिस सैटिवा। कॉम्बिनेशन होती है लीव्स एंड टॉप ऑफ फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस। अब इस कैनाबिनॉइड में एग्जाम्पल क्या है? चरस है इसमें एग्जाम्पल, गांजा है इसमें एग्जाम्पल, हशीश है इसमें एग्जाम्पल, एंड मैरीवाना है इसमें एग्जाम्पल। क्लियर? अब फंक्शन क्या है? ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है, और इसकी वजह से हेलोसिनेशन कॉज होती है। इसकी वजह से क्या कॉज होती है? हेलोसिनेशन कॉज होती है। क्लियर है? ये था अबाउट द कैनाबिनॉइड्स। और कैनाबिनॉइड क्या है? एक हेलोसिनोजेनिक ड्रग है। और इसमें एग्जाम्पल कहां से हम हासिल करते हैं? कैनिबस सैटिवा से। कैनिबस सैटिवा के किस पार्ट से? लीव्स या टॉप ऑफ द फ्लावर से। एग्जाम या इनफ्लोरेसेंस हम सिंपली बोलेंगे। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल चरस है, गांजा है, हशीश है एंड मैरीवाना है। और उसके बाद फंक्शन क्या है? ये कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज होते हैं। और क्या काज करता है? दैट इज हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन में ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, रियलिटी में जो है वो उसको नहीं दिखती है, जो रियलिटी में नहीं है वही उसको दिख रहा है। क्लियर है? दिस वाज अबाउट हेलोसिनोजेंस या कैनाबिनॉइड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम देखेंगे इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। देखो, पहले हम देखेंगे ये इम्यूनिटी है क्या। अगर हम सिंपली देखेंगे ये इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी का मतलब है क्या कि ओवरऑल एबिलिटी कितनी है होस्ट के बॉडी में। ओवरऑल अगर हम एबिलिटी देखेंगे, ओवरऑल कितनी एबिलिटी है होस्ट के बॉडी में एक पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसी को हम सिंपल टर्म्स में इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये इम्यूनिटी है क्या, ओवरऑल एबिलिटी होस्ट के बॉडी में कितनी है ताकि वो इस पैथोजन के खिलाफ क्या लड़ सके। अगर हम देखेंगे ह्यूमंस के केस में 3 डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इन तीनों डिफेंस ऑफ लाइन मैकेनिज्म्स में कितनी एबिलिटी है, को ओवरऑल कितनी एबिलिटी है, वेदर इट इज सिकिन, वेदर ये सिकिन है या सेल्स है या बी लिम्फोसाइट्स है या टी लिम्फोसाइट्स है, ओवरऑल कुल मिला के कितनी एबिलिटी है। हर एक
चाहे फर्स्ट लाइन हो, चाहे सेकंड लाइन हो, चाहे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म हो, उस पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए जितनी एबिलिटी टोटल में इसके पास है, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। क्लियर है? आपको पता है कि ह्यूमंस में 3 डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म्स होते हैं, 3 लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। टोटल कुल मिला के कितनी एबिलिटी है एक पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको हम मिला के नाम देते हैं इम्यूनिटी। अब यही इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी and acquired immunity। अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करेंगे पहले, अगर हम इनेट इम्यूनिटी देखेंगे, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो प्रेजेंट होती है राइट फ्रॉम द बर्थ। और अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, ये डेवलप होता है बर्थ के बाद। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट होता है राइट फ्रॉम द बर्थ। और अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, वो डेवलप होता है, ये प्रेजेंट होता है राइट फ्रॉम द बर्थ। और अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, ये डेवलप होता है आफ्टर बर्थ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। अगर हम इनेट इम्यूनिटी में देखेंगे, इसमें डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। और अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे, इसमें टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्लियर है? इसमें डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, लाइक फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेल्यूलर बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तीसरा पॉइंट जो आप याद रखोगे, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। और अगर हम इसको देखेंगे, ये स्पेसिफिक होता है। वो नॉन स्पेसिफिक होता है और ये जो होता है ये स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा यहां पे स्किन की एग्जांपल लूंगा। स्किन किस में आता है? इनेट इम्यूनिटी में। और वही हम लिखा यहाँ पे, इसमें डिफरेंट बैरियर्स होते हैं। वो फिजिकल बैरियर में आता है, कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं, कुछ सेलुलर बैरियर में आते हैं, कुछ साइटोकाइन बैरियर में आते हैं। सपोज कोई पैथोजन आया, वो मेरे स्किन के साथ टकरा गया, ये इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। अगर सपोज कुछ पैथोजन आए, वो मेरे स्किन के साथ टकरा गए, वो स्किन के साथ टकरा गए, उसके बाद होता क्या है? एक ही रेस्पॉन्स होता है हर एक पैथोजन के लिए, वो इसको बॉडी के अंदर आने नहीं देता है। उसी को हम नाम देते हैं नॉन स्पेसिफिक। और अगर हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, अगर कोई पैथोजन, अगर कोई टॉक्सिन या एंटीजन बॉडी में गया है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती है, उसके खिलाफ अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनाई जाती है। और उन्हीं एंटीबॉडीज को हमने यहां पे लिखा है स्पेसिफिक। आपको मैंने पहले ही बोला कि हर एक एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनाई जाती है। हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई जाती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी डिजाइन की जाती है ताकि ये इस एंटीजन को खत्म करे। वही मैंने यहां पे लिखा कि ये स्पेसिफिक होती है और इसमें कोई मेमोरी नहीं रहती है। और इसमें मेमोरी रहती है। अगर कोई पैथोजन आया, वो मेरे स्किन के साथ टकरा गया, वो पैथोजन, ये स्किन मेमोरी क्या रखेगा कि कौन सा पैथोजन आया था, क्या आया था। बट जो ही हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जब भी कोई पैथोजन बॉडी में जाता है, जब भी कोई टॉक्सिक या एंटीजन बॉडी में जाता है, उसके बाद उस एंटीजन के खिलाफ, उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई जाती है। और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? इस पैथोजन को खत्म करते हैं। लेकिन ये जो यहां पे है, वहां पे सेल्स होती है, जिनको हम मेमोरी सेल्स बोलते हैं, वो मेमोरी सेल्स इस एंटीबॉडी को याद रखते हैं
कि इसके खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ हमने कौन से एंटीबॉडीज बनाई थी। अब जो ही सेकेंडरी रेस्पॉन्स पे अगर वो कभी आएगा, जितना प्राइमरी रेस्पॉन्स स्लो था, प्राइमरी रेस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होना पड़ता है, उसके बाद एंटीबॉडीज बनाई जाती है। लेकिन अब अगर यही एंटीजन दूसरी बार आएगा, उसके खिलाफ खाल ऑलरेडी एंटीबॉडीज वहां पे तैयार है, तो जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा, जो सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स होगा, जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी रेस्पॉन्स। क्लियर है? इट इज डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें आपको बैरियर्स याद रखने हैं, पहली और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में जो बैरियर्स आते, फिजिकल बैरियर्स आते, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में, और दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में क्या आते हैं, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स आते हैं। और इसमें खाली कौन सी डिफेंस ऑफ लाइन मैकेनिज्म फॉल होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एंड दैट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर? कुल मिला के हमारे पास तीन लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। जो पहली दो डिफेंस लाइन मैकेनिज्म्स होती है वो इनेट इम्यूनिटी में फॉल होती है, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो किस में फॉल होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फॉल होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब अगर हम इस एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, अगर मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूं, सपोज ये कोई सेल है और कुछ एंटीजेन्स अब यहां पे है या पैथोजेन्स है, वो इस सेल के अंदर एंटर हुए हैं। अब इस सेल ने क्या किया, इस सेल ने एंटीबॉडीज बनाई है। अब सपोज कोई पैथोजन है यहां पे, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है यहां पे, या कोई एंटीजन है वो इस सेल के अंदर आया है। अब इस सेल ने क्या किया, या इस होस्ट सेल ने क्या किया, इसने एंटीबॉडीज बनाई है किसके खिलाफ, इसी एंटीजन के खिलाफ। जब बॉडी खुद प्रिपेयर करेगी क्या एंटीबॉडीज को, किसी पैथोजन के लिए, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए, किसी एंटीजन के लिए, उसको हम नाम देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, कोई पैथोजन बॉडी में आया है, अगर इम्यून सिस्टम ने या बी लिम्फोसाइटिस ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई है, इस एंटीजन के खिलाफ खुद एंटीबॉडीज डिजाइन की, खुद एंटीबॉडीज बनाई है, उनको हम नाम देते, उसको हम नाम देते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है? बट इसको करने में, इसको एंटीबॉडीज को बनाने में या एक्टिव इम्यूनिटी में बहुत टाइम लगता है। देखो पहले होता क्या है, जो ही एंटीजन होता, एंटीजन या पैथोजन हम बोलेंगे, एंटीजन या पैथोजन बॉडी में आता है, उसके बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम में होता क्या है, सेल्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, और फाइनली एक्टिवेट किसको करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को। और टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं किसको, बी लिम्फोसाइट्स को। और जब बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया जाता है, और बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और जब एंटीबॉडीज बनी, तब ही ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन को खत्म कर देता है। आप देखो इस प्रोसेस को, एक्टिव इम्यूनिटी में कितना टाइम लगेगा इसको होने में, या हम यूं कहेंगे कि ये बहुत स्लो होती है। क्लियर है? ये बहुत स्लो होती है। पहले एंटीजन आया, पहले पैथोजन आया या टॉक्सिक सब्सटेंस आया, उसके बाद इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ सेल्स को एक्टिवेट किया, उन्होंने टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, टी लिम्फोसाइट्स ने बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, बी लिम्फोसाइट्स ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज बनाई है। आप देखो इसको कितना टाइम लगेगा। वही मैंने लिखा कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये स्लो होती है। बट अगर हम कंपेयर करेंगे
इन्हीं स्टेटमेंट्स को किसके साथ, पेसिव इम्यूनिटी के साथ। अगर मैं पेसिव इम्यूनिटी की बात करूं, पहले यहां पे एंटीबॉडीज होस्ट सेल खुद बनाती है, होस्ट पहले खुद एंटीबॉडीज बनाता है। यहां पे क्या दी जाती है, यहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है। यहां पे जो एंटीबॉडीज रेडीमेड बनाई हुई होती है, एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती है या रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, उन्हीं को दिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं पेसिव इम्यूनिटी। अब पेसिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, रेडीमेड या प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देते हैं, किसको, इस पर्सन को। उसके बाद होता क्या है, आप मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करके बताओ। यहां पे पहले पैथोजन आता है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद एंटीबॉडीज बनाई जाती है। यहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं, जो ही एंटीजन बॉडी में गया उसको एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस साथ की है, तो ये बहुत फास्ट होता है, ये बहुत बहुत फास्ट होता है। मैं यहां पे एग्जांपल लूंगा, सपोज स्नेक वीनोम है, स्नेक वीनोम है। अब किसी सांप ने डस लिया किसी ह्यूमन बीइंग को, वो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है इसके लिए। जो ही स्नैक कट करेगा, जो ही स्नैक बाइट करेगा, उसी टाइम उस पेशेंट को क्या दी जाती है, एंटीबॉडीज दी जाती है। अब हम वहां पे इस एक्टिव इम्यूनिटी का वेट नहीं करते, क्योंकि ये स्नेक वीनोम जो होता है ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो इस स्नेक वीनोम में हम कौन सी इम्यूनिटी दे रहे हैं, पेसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं। क्लियर है? या हम यहां पे क्लोस्ट्रम लेंगे, जो पहला दूध हम बच्चे को पिलाते हैं उसमें एक एंटीबॉडी पाई जाती है, उसमें जिसको हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए। अब अगर हम बच्चे को दूध दे रहे हैं, उस दूध के साथ उसके बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी ए भी जा रहा है, क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी शो कर रहा है या पेसिव इम्यूनिटी शो कर रहा है? वो कौन सी इम्यूनिटी शो कर रहा है? दैट इज पेसिव इम्यूनिटी। वो क्या शो कर रहा है, पेसिव इम्यूनिटी। या हम इम्यूनोग्लोबिन जी लेंगे, इम्यूनोग्लोबिन जी की अगर मैं बात करूं, इम्यूनोग्लोबिन जी प्लस, ये वाहिद वो इम्यूनोग्लोबिन होता है, वाहिद वो एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इनका साइज बहुत कम होता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, फीटस को, फ्रॉम द पैथोजेंस। इम्यूनोग्लोबिन ए की अगर मैं बात करूं, वो हम कोलेस्ट्रॉम के साथ बच्चे में जाता है, फीटस में जाता है। क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी है या पेसिव इम्यूनिटी है? वो कौन सी इम्यूनिटी है? दैट इज पेसिव इम्यूनिटी। या इम्यूनोग्लोबिन जी है, ये खाली वाहिद वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और कहां जाती है, टुवर्ड्स द फीटस। और क्या ये एक्टिव इम्यूनिटी है या पेसिव इम्यूनिटी? ये भी क्या है, पेसिव इम्यूनिटी। यहां पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, इसमें लाइक वैक्सीन है। वैक्सीन में क्या होता है, देखो वैक्सीन हम किस चीज को बोलते हैं, वैक्सीन में हम क्या देते हैं। सपोज कोई पेशेंट है, उसको हमने एक वैक्सीन दी है, उस वैक्सीन में होता क्या है, उसमें पैथोजन होता है, उसमें पैथोजन होता है, उसमें या उसको किल्ड पैथोजन होता है या वीक क्या होता है, वीक पैथोजन होता है, या एंटीजन होते हैं पैथोजन के, या टॉक्सिन्स होते हैं पैथोजन के। लेकिन हम इसको इस फॉर्म में देते हैं कि ये बॉडी में कुछ नहीं कर पाता है। जो ही हम किसी पेशेंट को वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन में पैथोजन है, किल्ड फॉर्म में है या कमजोर है वो पैथोजन, या हमने उसके एंटीजन्स लिए हैं या हमने उसके टॉक्सिन्स लिए हैं। जो ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बॉडी में, वैक्सीन को, तो हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। लेकिन ये वैक्सीन जो है ये बॉडी में कुछ नहीं कर पाती है। ये जो पैथोजन होता है ये कुछ नहीं कर पाता है। ये जो वीक पैथोजन है
या टॉक्सिन्स है या एंटीजेन्स है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखते हैं, और जो ही ये पैथोजन अब एक्टिव फॉर्म में आएगा, जो ही दूसरी बार ये पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा, उस टाइम क्या होगा, जब ये पैथोजन बॉडी में आएगा, ऑलरेडी इसके लिए तैयार है एंटीबॉडीज, उसको क्विकली किल कर देंगे। अब वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी शो करता है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है, वैक्सीन में पैथोजन है, वीक फॉर्म में है, किल्ड फॉर्म में है, या उसके एंटीजेन्स है, जो ही हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रखता है ये इम्यून सिस्टम। जो ही सेकंड दूसरी बार ये हमारी इस बॉडी में आएगा तो इसके लिए ऑलरेडी मेमोरी है वहां पे कि ये इस किस्म का एंटीजन है, ये इस किस्म का एंटीबॉडी है, इसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना के रखी है बॉडी ने, तो इसको किल किया जाता है। और वैक्सीन क्या है, एग्जांपल है किसकी, पेसिव इम्यूनिटी की। यहां पे मैंने कोलेस्ट्रम एग्जांपल ली है, यहां पे मैंने पेसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबिन जो ए कोलेस्ट्रम में पाया जाता है वो एग्जांपल ली है, या इम्यूनोग्लोबिन जी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके किस में जाती है, फीटस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द पैथोजेंस। या स्नेक वीनोम की अगर हम बात करेंगे, जो ही स्नेक बाइट करता है उस टाइम हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को एंटीबॉडीज दी जाती है। जब उसको एंटीबॉडीज दी जाती है तब हम इम्यून सिस्टम का वेट नहीं करते हैं कि इम्यून सिस्टम अपने एंटीबॉडीज बनाएगा, क्योंकि तब तक ये फैल चुका होगा, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत तेजी के साथ फैलता है। इसमें टाइम लगता है। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, इसमें टाइम लगता है, और अगर मैं पेसिव इम्यूनिटी की बात करूं, ये क्विकली रिस्पॉन्स देता है। वहां पे टाइम लगेगा, यहां पे ये फास्ट होता है। क्लियर है? ये था डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पेसिव इम्यूनिटी। सिंपली याद ये रखना है कि एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जहां पे बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाएगी, और पेसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जहां पे बॉडी को प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेसिव इम्यूनिटी। ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ब्रीफली ड्रग्स को डिस्कस किया, पहले एडिक्शन बोला, एडिक्शन है क्या, उसके बाद ओपियोइड्स क्या होते हैं, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, कोका अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, कहां से इनको हासिल किया जाता है और इनकी फंक्शन क्या है, और इनके रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना एक पॉइंट, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने डिफरेंस बताई इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। पहले मैंने बोला कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद डिफरेंस क्या है बिटवीन द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके बाद मैंने लास्ट में बोला कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू. This was all about today's session. Thank you and God bless you all.